एक इलेक्ट्रोस्कोप लीजिए और उसके ऊपर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेकर के आइए, और फिर इस नेगेटिव चार्ज को जब हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को देंगे तो ये दोनों फॉइल एक दूसरे से रिपेल हो जाएगी, बिकॉज दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसको अनचार्ज करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम इसको हैंड से टच करें या हम किसी भी तरीके से इससे चार्ज निकालें। एक तरीका ये होगा कि अगर आप इसके पास में कोई यूवी लाइट सोर्स लेकर के आएंगे, मान लेते हैं कि ये जो नोब है इसका ये जिंक मेटल से बना हुआ है, और अगर आप इसके पास में यूवी लैंप लेकर के आते हैं तो इस यूवी लैंप की वजह से आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये दोनों फॉइल फिर से एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगी। इससे ये पता चलता है कि इसका नेगेटिव चार्ज कहीं गायब हो गया है। ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किया था विलियम हेलवॉक ने। एक सिमिलर टाइप का ऑब्जर्वेशन किया गया था लेनर्ड के द्वारा। इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, इस ग्लास ट्यूब के अंदर से इन्होंने सारी एयर बाहर निकाल ली है, और ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स फिट करे। इस इलेक्ट्रोड का नाम रखा इन्होंने एमिटर, और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम इन्होंने रखा कलेक्टर। और फिर जब इस सर्किट को कंप्लीट करा और इसके साथ एक माइक्रो एमिटर जोड़ा जो कि करंट मेजर करेगा, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया कुछ इस तरीके से। सो कलेक्टर को यहाँ पर एनोड की तरह यूज़ करा जाएगा, इसको पॉजिटिव बना दिया, और एमीटर को यहाँ पर कैथोड की तरह, जो कि नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के। और फिर इस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद जब इस एमीटर के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट करवाई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि एमीटर जिंक मेटल से बना हुआ है और हम यूवी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये देखा जाएगा कि जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो इसके अंदर से एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसकी वजह ये मानी गई कि इस एमिटर के अंदर से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलना शुरू हो जाते हैं, आज हम उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इससे निकल करके कलेक्टर पर आकर इंसिडेंट होते हैं तो कलेक्टर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एक पूरे सर्किट में फ्लो होते हैं इस डायरेक्शन में। बट कन्वेंशनल करंट अपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के, सो करंट इस तरीके से फ्लो होगा। और ये देखा गया कि ये जो इफेक्ट था जिसको बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया, ये अगर हम एल्कली मेटल्स लें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या रुबिडियम, तो ये काफ़ी फोटो सेंसिटिव होते हैं और ये विजिबल लाइट के साथ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इनमें अगर इलेक्ट्रोडों को इन मटेरियल से बनाया जाए तो विजिबल लाइट के साथ भी हमको करंट दिखाई देगा। बट अगर जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स लिए जाए तो ये सिर्फ यूवी लाइट के साथ या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के साथ हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। और कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो यूवी लाइट पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करते, बट उससे ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की लाइट एक्स रे पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। और अगर इसकी डिटेल्ड क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए हम इस तरीके का कुछ सेटअप बनाएं जिसमें ये एक टारगेट है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं और ये कलेक्टर है जो कि एक वेरिएबल पोटेंशियल से कनेक्टेड है और टारगेट भी वेरिएबल पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये एक पूरा कोई तरीका है जिसकी मदद से हम इस पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस टारगेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि तुरंत ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकलेंगे जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम काइनेटिक एनर्जी के निकलेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जो हमें इस एमीटर के जरिए मेजर कर लेंगे। और फिर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाएं जिसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कलेक्टर को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे, उस वजह से ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। तब ऐसी स्थिति में जो सबसे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले रुक जाएगा और ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे। फिर हम अपोजिट डायरेक्शन की रिटार्डिंग पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा और सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ही कलेक्टर तक सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अगर हम और बढ़ाते जाएं रिटार्डिंग पोटेंशियल को एक लिमिट तक जिसको हम V0 या कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे, जिसके बाद हमें ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंचता हुआ नहीं मिलेगा।
तो जब इंसिडेंट होती हुई लाइट हमारे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगी, उस कंडीशन में जो हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि होगी ई वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट को कट ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। ये पोटेंशियल इतना है कि इसके द्वारा जो एनर्जी दी गई है ये एनर्जी काफ़ी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। सो ई वी नॉट के मैक्सिमम के बराबर होगी, या ई वी नॉट इक्वल टू हाफ वी एम वी मैक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट भी हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ये कि अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो भी हमें करंट की वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी। पर ऐसा नहीं है कि जब पोटेंशियल नहीं होगा तब कोई करंट मेजर नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल पर भी एक मिनिमम करंट हमें दिखाई देगा। और इस करंट को रोकने के लिए जब हम रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो धीरे धीरे करंट घटते जाएगा और एक वैल्यू पर जाके, जिसको हम वी नॉट कहते हैं, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये हमने करा जैसे किसी एक इंटेंसिटी I1 पर। फिर हम सेम एक्सपेरिमेंट को थोड़ी बड़ी हुई इंटेंसिटी यानी कि थोड़ा बड़ा बल्ब लेके करते हैं, तब हम सिमिलर टाइप का ग्राफ देखते हैं और हमें एक सेचुरेशन भी मिलता है। जैसे कि अगर हम इस करंट से ज़्यादा वैल्यू को करंट हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, चाहे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी ज़्यादा बढ़ा दें। इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी से I3 की। और अगर हम इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जीरो करते हैं तो भी करंट की एक वैल्यू होती है जो पिछले वाले केस से थोड़ी ज़्यादा होगी। बट इसको रोकने के लिए भी जो हम अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाएंगे, जिसको हम कट ऑफ पोटेंशियल कह रहे हैं, ये उतना ही होगा। सो कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू हमारी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। और कट ऑफ पोटेंशियल्स जो है वो सीधा के मैक्स के बराबर होता है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। सो लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो सेचुरेशन करंट है इसकी वैल्यू इंटेंसिटी के साथ बढ़ती जाती है। हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगा दें अगर, तो हमें ज़्यादा करंट मिलेगा फॉर ज़्यादा इंटेंसिटी। ऐसे ही अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाएं तो कुछ सिमिलर टाइप का ही मिलेगा। बट यहाँ पर ये देखने जैसी बात है कि हम कुछ ऐसा सेट करते हैं कि सेचुरेशन करंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सेम हो। जैसे यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी न्यू1, न्यू2 और न्यू3 के लिए ग्राफ दिया गया है और तीनों के लिए सेचुरेशन करंट सेम रखा गया है। ऐसे केस में अगर हम पोटेंशियल को कम करते जाएं तो वैसे वैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा, जिसको हम कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। सो ये इस कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग मिलती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल कम होता है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए और ज़्यादा, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। एक बात हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है हमारे हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के। और क्योंकि ये चीज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है वी नॉट की वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, जो कि वेव थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है, पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही होता है। तो कुल मिलाकर क्लासिकल वेव थ्योरी इन कारणों से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में असफल रही है। फर्स्ट तो ये कि क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी वेव का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और फिर मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें ये बताती है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। यहाँ पर ई नॉट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड है। सो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा तो एनर्जी डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, और अगर एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए। पर हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का कोई असर नहीं पड़ता है। सो ये एक ड्रॉबैक हुआ। दूसरा ये कि अगर सफिशिएंट इंटेंसिटी डाली जाए लाइट की तो इलेक्ट्रॉन्स ज़रूर बाहर आने चाहिए, चाहे फिर फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड नहीं करती है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो चाहे कोई भी आप फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें, अगर सफिशिएंट इंटेंस है वो, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। जब तक आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू थ्रेशोल्ड कहते हैं, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं डालते हैं, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा जाता है। और फिर वेव थ्योरी के हिसाब से
जो एनर्जी होती है वेव के अंदर वो पूरे वेव फ्रंट पर बटी हुई होती है इवनली। तो जब ये वेव फ्रंट किसी मेटल सरफेस से जाके टकराएगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन इवनली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक सफिशिएंट टाइम लगेगा। उस टाइम में ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि इस मेटल के अट्रैक्शन से बाहर आ पाए। तो जब इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुके होंगे तभी ये इस मेटल से बाहर निकल सकते हैं और इसमें एक सफिशिएंट टाइम लगेगा क्योंकि एनर्जी पूरे में बटी हुई है और धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेंगे। पर ऐसा नहीं होता है, कोई टाइम डिले नहीं होता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है उसी वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसे भी हमारी वेव थ्योरी नहीं समझा पाई। तो फिर इसे समझाने के लिए हमें लाइट की फोटोन थ्योरी को समझना होगा। तो जब क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में असफल रही तब मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया 1905 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट है उसके पास फोटोन्स के रूप में एनर्जी होती है। फोटोन एक तरीके के एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनमें मास नहीं होता, सिर्फ एनर्जी होती है और हर एक फोटोन अपने आप में h न्यू एनर्जी कंटेन करके रखता है। तो पहले वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इवनली साइनोसॉइडल वेव में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब हम साइनोसॉइडल वेव की जगह एक बंडल मान रहे हैं एनर्जी का जिसमें एक साथ बहुत सारी एनर्जी कंटेंट है, जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें h न्यू के बराबर एनर्जी। तो जब ये फोटोन किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो ये अपनी एनर्जी सारी की सारी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फिर ये एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और दूसरा इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वर्क फंक्शन से लड़ने के लिए। सो फर्स्ट तो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट। सो टोटल एनर्जी h न्यू इक्वल होगी कुछ काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर की इक्वल, प्लस कुछ इस मेटल सरफेस के अट्रैक्शन से बाहर आने में, लड़ने में चली जाएगी, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी हाफ में वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे ई वी नॉट के बराबर होती है। वी नॉट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करके वी नॉट की वैल्यू निकालें तो हम ये पाएंगे कि ये आएगा h बाय ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई। और यहाँ अगर हम इसको x एक्सिस पर लें और इसको y एक्सिस पर और फिर v नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हम ये पाएंगे कि इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए इस आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें जहाँ पर m स्लोप है और क्योंकि x का काम न्यू कर रहा है तो इसका स्लोप होगा h बाई ई। सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप होगा h बाई ई। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं और अगर आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पता है तो आप इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि मिलिकन ने किया था। और मिलिकन को इस ई की वैल्यू निकालने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। यहाँ पर न्यू नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा, अगर हम इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाएं तो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा डब्ल्यू नॉट अपॉन ई के बराबर, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट सी के बराबर होता है और ये डब्ल्यू नॉट अपॉन ई आ रहा है। तो इस वाई नॉट के जरिए आप डब्ल्यू नॉट भी निकाल सकते हैं। और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी निकाली थी मिलिकन ने सोडियम के लिए।